ओके, आज का हमारा टॉपिक है पेस्ट स्पेशल। यानी आप लोग पेस्ट वगैरह कैसे करते हो किसी डाटा को कॉपी करके, वीबी की हेल्प से हमें ये काम करना है। तो पेस्ट स्पेशल के कुछ एग्जांपल यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से आप डाटा को कॉपी कर सकते हैं। कोड को एक बार देख लेते हैं, देन उसके बाद इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई डाटा है और उसकी कोई रेंज है, A1 से लेके A5 में कोई डाटा पड़ा हुआ है, आपने उसको सीधा कॉपी करना है, डॉट लगा के कॉपी। जैसे आपने डायरेक्ट रेंज लिखा, रेंज की वैल्यू देनी है और डॉट लगा के कॉपी नाम की प्रॉपर्टी कॉल करनी है। जैसे आप ये करते हैं, उसका पूरा का पूरा डाटा आपके पास कोड में कॉपी हो जाता है। जब आप किसी सेल के डाटा को कॉपी करते हैं तो उसकी बहुत सारी चीजें कॉपी होती हैं, ध्यान रखिए। उसका उसकी वैल्यू कॉपी होती है, उसका फॉर्मेट कॉपी होता है, उसके ऊपर कोई हाइपरलिंक होता है तो वो कॉपी होता है, उसकी कॉलम की जो विड्थ होती है वो कॉपी होती है। अब हम चाहते हैं कि उनको पेस्ट करना, तो आप सब कुछ पेस्ट कर सकते हैं या एक एक करके डाटा पेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे सिर्फ उसका फॉर्मेट पेस्ट करना है कि उन सेल्स में जो फॉर्मेट लगा हुआ है वो मुझे पेस्ट करना है, तो सीधा आप रेंज ले लीजिए दूसरी लोकेशन की, वहां पर डॉट लगा के आपको एक प्रॉपर्टी कॉल करनी है जिसका नाम होता है पेस्ट स्पेशल। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, छोटे बड़े अक्षरों का ध्यान मत रखना चाहे, क्योंकि वीबी अपने आप से उनको छोटा बड़ा कर देता है, लेकिन स्पेलिंग में गड़बड़ होगा तो वो नहीं करेगा छोटा बड़ा। तो स्पेलिंग याद रखिएगा, पेस्ट स्पेशल आपको लिखना है। उसके बाद स्पेस देकर, यानी स्पेस है यहाँ पर, स्पेस देने के बाद आप अपने वीबीए को बताएंगे कि किस तरह का पेस्ट आप वहां पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने दिया एक्सेल पेस्ट फॉर्मेट, तो वो क्या करेगा, आपके फॉर्मेट को कॉपी करके पेस्ट करता है। सिर्फ फॉर्मेट पेस्ट होगा, वैल्यू पेस्ट नहीं होगी। इसी तरीके से अगर मैं नीचे चलकर वहां पर साइड में एक्सेल पेस्ट वैल्यू करता हूं तो वो वैल्यू को पेस्ट कर देता है। ठीक है, तो फॉर्मेट को भी हम पेस्ट कर सकते हैं, वैल्यू को भी हम पेस्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से हम किसी भी सेल की कॉलम को भी पेस्ट कर सकते हैं, जो कॉलम की विड्थ होती है एक्सेल पेस्ट में जाके वो भी हम कर सकते हैं। अब एक बार इसको ट्राई करके देखते हैं। सिंपली हमने ओपन करना है एक्सेल, शीट को ओपन किया, इस शीट को साइड में लगा लेते हैं, डेवलपर टैब पे जाते हैं, विजुअल बेसिक ऑन करते हैं और इसको भी साइड में लगा लेते हैं और इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा नीचे की साइड। यहाँ पर हम कोड करेंगे, कोड करने से पहले यहाँ पर कोई डाटा ले लेते हैं, शीट को जूम करेंगे, यहाँ पर हम कुछ डाटा ले लेते हैं, कुछ भी, किसी भी क्लाइंट के नाम हो सकते हैं, सुमित, पवन, जीत, जितिन। अब मैं इन सभी डाटा के ऊपर फॉर्मेटिंग लगा देता हूँ। सिलेक्ट किया, होम पर गया, इसका कलर चेंज किया, इसको हमने सेंटर में किया और बोल्ड कर दिया, थोड़ा सा साइज बड़ा भी कर दिया, लाइक दिस वे। और इसकी जो कॉलम की विड्थ है वो भी हम बड़ा कर देते हैं। तो मेरे पास डाटा A2 से A5 में आप देख पा रहे हैं। मुझे पूरा का पूरा डाटा इस वाले सेल में कॉपी करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसका कोड बनाऊंगा। आप जाएंगे इंसर्ट में, मॉड्यूल पे, यहाँ पर एक मैक्रो लिखेंगे, इस वाली विंडो को हम बंद कर देते हैं। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, अगर ये विंडो बंद हो जाती है तो प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर पे जाके आप इसको ऑन कर सकते हैं। आपके पास बैकग्राउंड में जितनी भी एक्सेल की विंडो खुली होंगी उसको आप यहाँ पर VBA प्रोजेक्ट के रूप में देख सकते हैं। अभी फिलहाल मेरे पास एक्सेल की एक विंडो ओपन है, तो वो VBA प्रोजेक्ट में आपको यहाँ दिखेगा विद एक्सेल की बुक का जो भी नाम होगा। अगर आपने बैकग्राउंड में 4 एक्सेल की बुक खोली हुई है और आप किसी एक वर्कबुक पे काम कर रहे हो और आपने यहाँ पर ये मैक्रो खोला हुआ है, तो ये मत सोचना कि जो एक्सेल की वर्कबुक आपको यहाँ दिख रही है उसके लिए आप मैक्रो लिख रहे हो, वो आपकी भूल होगी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जिस भी प्रोजेक्ट पे आप काम करना चाहते हो उस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लेना। अगर आपने 5 एक्सेल की बुक खोली होंगी तो वो पांचों यहाँ पर दिखेंगे आपको। आई विल ट्राई इट। मैं फिर से एक एक्सेल ओपन करता हूँ, देखिए ध्यान से, एक्सेल वर्कबुक 2 मैंने ओपन कर लिया है, ठीक है, दिख रहा है। अच्छा, अब मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ भले। अब यहाँ देखो कितने प्रोजेक्ट दिखाई दे रहे हैं आपको, 2 दिख रहे हैं। अगर बाय द वे मेरा पॉइंटर यहाँ एक्सेल वर्कबुक 1 के मॉड्यूल पर है, ये कॉमन सेंस से ध्यान रखिएगा, ये गड़बड़ होती है। अब मेरा मॉड्यूल यहाँ पर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा काम वर्कबुक 2 पे होगा, मेरा काम वर्कबुक 1 पे होगा। ओके, अगर मैं वर्कबुक 2 पे काम करना चाहता हूँ, भले यहाँ पे खुला हुआ ना हो, तो मैं इसको ओपन करूंगा और इसके अंदर जब मैं मॉड्यूल दूंगा तो वो इसके अंदर मॉड्यूल को ऐड करेगा। और मैं यहाँ पर अगर कोडिंग करूंगा तो वो कोडिंग मेरा सीधा सीधा टारगेट करेगी बुक 2 को, बुक 1 को टारगेट नहीं करेगी। सो इट्स अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग, ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। कभी भी घबराना नहीं है कि यार नीचे कितनी एक्सेल की वर्कबुक खुली है, कभी कंफ्यूज हो जाओ, पता नहीं कोड कहाँ चल रहा है, कहाँ पे मैंने लिख दिया है। सीधा अपने प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर पे आओ, अपने प्रोजेक्ट को पहचानो और उसके लिए कोड बनाओ। क्लियर पॉइंट यहाँ तक। अभी मैं फिलहाल इस वर्कबुक 1 पे काम कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं इसका नाम बुक 1 यहाँ पर आ रहा है और मैंने बुक 1 नाम का प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया हुआ और उसके मॉड्यूल पर मैं हूँ, क्योंकि कोडिंग जो होती है वो मॉड्यूल में की जाती है। अच्छा, अब मुझे कोड क्या करना है उसको ध्यान में रखते हुए कि मुझे इसके पूरे डाटा को कॉपी करना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक मैक्रो बनाते हैं, इस विंडो को बंद कर देते हैं, मैक्रो तैयार करते हैं। उस विंडो को कभी भी ओपन करना हो तो शॉर्टकट होता है Ctrl+R,
ये आप अपनी जानकारी के लिए माइंड में रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक मैक्रो बनाया सब, और इस मैक्रो का नाम मैं लिख देता हूँ कॉपी और पेस्ट, और उसके बाद हम एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद अगले लाइन पे जाएंगे हम, और यहाँ पर सबसे पहला मेरा टारगेट होगा ये पूरी की पूरी रेंज को कॉपी करना। तो मैं लिखूंगा रेंज, और पूरी की पूरी रेंज को उठा लूंगा, A2 से लेकर A5 तक का डाटा मुझे क्या करना है, कॉपी करना है। जैसे ही आपने लिखा, ये डाटा आपका कॉपी हो चुका है। कॉपी होने के बाद इस डाटा को मैं पेस्ट करना चाहता हूं, तो एक प्रॉपर्टी यूज होती है पेस्ट स्पेशल, आपको बताई थी। उस पेस्ट स्पेशल नाम की प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पे यूज करना चाहता हूँ सी वाले सेल में। तो मैं लिखूंगा रेंज, और मुझे डाटा कहाँ पे कॉपी करना है, C2 से लेकर C5 तक में डाटा मुझे चाहिए। उसके बाद मैं लिखूंगा पेस्ट स्पेशल, ये देखिए प्रॉपर्टी मैंने कॉल किया, और उसके बाद मैं यहाँ पर एक्सेल करके उसकी फॉर्मेट को पेस्ट करना चाहूंगा, दिस वन। तो ये क्या करेगा, उसके फॉर्मेट को पेस्ट यहाँ पर कर देगा, गॉट इट। अब इसके बगल में जो एक कॉलम और दिख रहा है डी वाला, वहां पर मैं वैल्यू को पेस्ट करके दिखाता हूँ, सिर्फ वो उसकी वैल्यू को पेस्ट करेगा। फिर से लिखा मैंने रेंज, और अगला सेल ले लिया D2 से लेकर D5, और यहाँ पर मैंने लिखा अगेन पेस्ट स्पेशल, और उसके बाद एक्सेल पेस्ट वैल्यू, पेस्ट वैल्यू। तो आप वहां पर वैल्यू को पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे इसी सेल की कॉलम को भी पेस्ट करना है डी वाले सेल में जहां पर मैंने वैल्यू को पेस्ट किया, मैं चाहता हूं सेल की जो कॉलम की विड्थ है वो भी वहां पर उसकी वैल्यू को, मतलब विड्थ को पेस्ट कर दे, तो आप सीधा वहां पर लिखेंगे अगेन D2 और D5, क्योंकि इसी के अंदर मैं उसे चाहता हूं इंप्लीमेंट करना। आप फिर से लिखेंगे पेस्ट स्पेशल, और यहाँ पर लिखेंगे एक्सेल पेस्ट कॉलम विड्थ, पेस्ट कॉलम विड्थ। ये प्रॉपर्टी आपने यहाँ पर लिख दी है। अब एक चीज देखिएगा, इस कोड को अगर मैं रन करूंगा तो एक ही क्लिक पे सारा कोड फायर हो जाएगा, फिर हम समझ नहीं पाएंगे कि कोड कैसे हरकत कर रहा है, यानी इंप्लीमेंटेशन कैसे चल रहा है। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि कोड जब आप बहुत बड़ा करके लिख लेते हो और अपने कोड को जब फायर करते हो, तो अचानक से कोड एकदम जब रन होता है तो हमें पता नहीं चल पाता कि कोड किस तरीके से हरकत कर रहा है, यानी इंप्लीमेंटेशन किस तरीके से चल रहा है। तो उसको पहचानने का सबसे सिंपल तरीका होता है कि आप अपने कोड को स्टेप बाय स्टेप चलाएं, ठीक है। तो मैं इस कोड को स्टेप बाय स्टेप चलाने की कोशिश करता हूँ, और इसको इतना बड़ा करता हूँ कि पूरा कोड आपको एक ही स्क्रीन में दिख जाए। पूरा कोड आपको एक स्क्रीन में ऑलमोस्ट दिखाई दे रहा है, डी वाला कॉलम भी आपको दिखाई देगा। कभी भी कोड को स्टेप बाय स्टेप चलाना हो तो शॉर्टकट की कमांड होती है कंट्रोल F8, ठीक है। फंक्शनल की F8 होती है, तो मैं फंक्शनल की F8 चलाने जा रहा हूँ। देखिए कंट्रोल के साथ मत दबाना, सॉरी, सिर्फ F8 दबाना। तो देखिए मैं F8 दबाऊंगा तो कोड लाइन बाय लाइन चलेगा। जो येलो कलर में लाइन आपको दिखाई देती है, इसका मतलब है अभी मैं फिलहाल इस लाइन में हूँ। जब वो उसको क्रॉस करके अगली लाइन में आता है, इसका मतलब है उससे ऊपर वाला जो कोड होता है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। अभी फिलहाल मैं इस लाइन में, गॉट इट। अगर मैं फिर से F8 दबाता हूं तो मैं अगली लाइन पे चला जाऊंगा, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हुआ है वो। मैं अगली लाइन पे जाऊंगा जरूर, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, पहुंच गए यहाँ पे। अब जैसे ही मैं इसको फायर करता हूँ, दोबारा F8 दबाता हूँ, ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे ही ये कोड एग्जीक्यूट होगा, आप देखिए कॉपी वाला इंप्लीमेंटेशन चालू, देखिए उसने सेल को कॉपी कर लिया, देखो उसके चारों तरफ एक राउंडेड सर्कल आ चुका है। उसने हमारे डाटा को टारगेट किया, कॉपी किया। अब देखिए इसको पेस्ट करेगा, कहां पर करेगा, C2 से C5 फाइल में। किस चीज को पेस्ट करेगा, ओनली फॉर्मेट। अगर फॉर्मेट पेस्ट होगा तो कुछ दिखने वाला तो है नहीं आपको, फॉर्मेट पेस्ट हुआ है, ठीक है। मैं ट्राई करता हूं, मैंने F8 प्रेस किया, फॉर्मेट वहां पर पेस्ट हो चुका है, डाटा सिलेक्टेड है, फॉर्मेट पेस्ट हुआ है। मैं इसमें लिख के दिखाऊंगा बाद में, तो उसी फॉर्मेट में आपको डाटा लिखा हुआ दिखाई देगा। अब उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा तो वो डी वाले सेल में मेरी वैल्यूज को पेस्ट करेगा विदाउट एनी फॉर्मेट। अगेन हम फायर करते हैं F8, तो देखिए सारी वैल्यूज आ चुकी हैं विदाउट एनी फॉर्मेट। अब लास्ट वाला कॉलम मेरे पास है, लास्ट वाला लाइन मेरे पास है। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो वो कॉलम की जो विड्थ आपको दिख रही है उसे वहां पर पेस्ट करेगा। कॉलम की विड्थ बढ़ चुकी है। अगर मैं एक बार और F8 दबाता हूं, मैं कोड से बाहर आ जाऊंगा। नाउ लेट्स फिनिश। अब यहाँ पर मैं जो फॉर्मेट मैंने दिया था उसको मैं चेक करा देता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ सैंपल, देखिए सेम फॉर्मेट आ रहा है, मैक्रो सेम फॉर्मेट आ रहा है। आई होप ये चीज समझ गए हैं आप। जो बच्चे ऑनलाइन है उनको भी क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। ओके, नेक्स्ट आता है अलाइनमेंट। किसी भी डाटा की अलाइनमेंट हम कैसे करते हैं? अलाइनमेंट हम 9 तरीकों से कर सकते हैं। आप अगर ध्यान से देखेंगे अलाइनमेंट करने का तरीका, ये जो स्क्रीन सामने दिख रही है आपको, मैं किसी भी डाटा को 9 जगहों पर रख सकता हूं। अब वो 9 पोजीशन कौन सी है, मैं आपको इरेजर में एक पॉइंटर लगाता हूं और उसकी हेल्प से समझाता हूं। देखिए मैं एक तो यहां रख सकता हूं किसी भी डाटा को, फर्स्ट, एक यहां रख सकता हूं, सेकंड, थर्ड, सेम इसी तरीके से मिड में चलूंगा, सेंटर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे सेम यहां रख सकता हूं, 7, 8, 9। अब ये अलाइनमेंट 2 तरीके से हम करते हैं। एक होती है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट जिसमें हम डाटा को लेफ्ट, सेंटर और राइट करते हैं। एक होती है वर्टिकल अलाइनमेंट जिसमें हम टॉप, मिड एंड बॉटम करते हैं, ठीक है। अब ये अलाइनमेंट हम कोडिंग के थ्रू करना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे वर्टिकल अलाइनमेंट।
कोड बहुत ही सिंपल है, जिस भी डाटा को आपको वर्टिकल अलाइन करना है वो रेंज सेलेक्ट करें, प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करें वर्टिकल अलाइनमेंट और उसको एक वैल्यू असाइन करें। टॉप में करना है तो एक्सेल टॉप, वर्टिकल अलाइनमेंट सेम रहेगा, बॉटम पे करना है एक्सेल बॉटम, सेंटर पे करना है एक्सेल सेंटर। ट्राई करते हैं, मिनिमाइज द कोड, ओपन द एक्सेल विंडो। अब यहाँ पर मैंने बुक 2 खोला हुआ है तो मैं इसमें भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इसमें डाटा लिखना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि बुक 1 पे ही हमारा काम हो, मुझे डाटा ना लिखना पड़े। तो बुक 1 ये रहा और इसका मैक्रो ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगेन एक इंसर्ट विंडो लेते हैं, मॉड्यूल को ओपन करते हैं और यहाँ पर आप ये डाटा देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस डाटा की जो हाइट होती है उसको बड़ा कर देते हैं ताकि वर्टिकल अलाइनमेंट आपको दिखाई दे, वरना दिखेगा नहीं। तो सेल को बड़ा कर दिया। बाय डिफॉल्ट इसकी जो अलाइनमेंट आप देख पा रहे हैं वो क्या है, वो बॉटम है। समझ में आ रहा है, ये बॉटम है। अब मैं इसके अलाइनमेंट को चेंज करूंगा। तो यहाँ पर हमने एक मैक्रो बनाना है सब, और इसका नाम मैंने दे दिया अलाइनमेंट या अलाइन, जो भी आपको देना है। कोड पर जाएंगे आप, यहाँ पर रेंज को सिलेक्ट करेंगे। अब देखिए मैं टारगेट करना चाहता हूँ इस ए वाले कॉलम को पूरे को या रेंज को। जब मैं इसके ऊपर अलाइनमेंट करूंगा, इस सेल के ऊपर अलाइनमेंट करूंगा तो इसको टारगेट करेगा। मेरे को इन सबको करना है टारगेट। तो इसकी रेंज क्या बनेगी, A2 से लेकर A4 और नीचे A5 भी है, तो A5 को भी आप नजरअंदाज ना करें, ले लें। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ A2 से लेकर A5 तक का डेटा। उसके बाद हम एक प्रॉपर्टी कॉल करेंगे, दैट इज द वर्टिकल अलाइनमेंट। अब हम इसको लेते हैं एक्सेल टॉप। तो मैंने यहाँ पे लिखा एक्सेल टॉप, जा चुका है वो। उसके बाद हमें फिर से लिखना है रेंज A2 से लेकर A5 और अगेन देना है वर्टिकल अलाइनमेंट। और मैं इसको कर देता हूँ एक्सेल बॉटम, एक्सेल बॉटम, ठीक है। एक्सेल, अरे तो करके तो दिखाऊंगा ना, बाय डिफॉल्ट कुछ भी आ रहा है लेकिन बाद में टॉप चढ़ गया, नीचे लाना कैसे लाओगे। अगेन मैंने लिखा देन रेंज A2 से लेकर A5 डॉट वर्टिकल अलाइनमेंट और यहाँ पे लिख दिया एक्सेल एंड देन सेंटर। अभी थोड़ा ना आप मान लीजिए भिवानी से गुड़गांव आ रहे हो पढ़ने के लिए, तो ये थोड़ा ना भिवानी तो मैं हुई वापसी की टिकट क्यों लूँ, तभी तो आओगे वापस। अच्छा मेरे पास ये डाटा आ गया। अब मैं इसको फायर करता हूँ, F8 से हम फायर करेंगे, फंक्शनल की F8। तो कोड अब चलेगा, ठीक है। पहुंच गया टॉप, नीचे आ गया, मिड में पहुंचा एंड फायर। तो हमने यहाँ देखा वर्टिकल अलाइनमेंट बहुत सही और सिंपल तरीके से हमारा काम कर रही थी। इसी तरीके से एक और अलाइनमेंट होती है जिसको आप लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। सेम रहेगा लेफ्ट राइट और सेंटर। तो इसको फटाफट से करके देखते हैं इसी कोड के अंदर। अपनी एक्सेल विंडो को साइड में खोलते हैं, दिस वन। अब इसी डाटा को लेफ्ट राइट सेंटर भी हम करके देखते हैं। तो इस बार मैं इसी वाले यानी A1 से लेकर A4 A5 को ही मैं टारगेट करूंगा। तो इसी को टारगेट करेगा। अगर मुझे पूरा डेटा चाहिए ना, ये भी और ये भी, तो मेरी रेंज चेंज हो जाएगी। A2 से लेकर ये वाला सेल लास्ट वाला, ठीक है। मैं इसी को टारगेट कर रहा हूँ फिलहाल। तो मैं यहाँ पर पहुंचता हूँ, सब अलाइन हॉरिजॉन्टल ऐसे लिख देता हूँ सिंपल, और कोड में आगे बढ़ते हैं। अब मेरे को ये कोड बार बार लिखना पड़ेगा, कोई बात नहीं, लिख देते हैं रेंज। इसका भी एक शॉर्टकट तरीका आपको बताऊंगा जिससे बार बार ना लिखना पड़े। A5 लिया मैंने और यहाँ लिखा हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट और एक्सेल लेफ्ट, ठीक है। सेम कोड को मैं कॉपी करता हूँ, 3 बार पेस्ट करता हूँ, समय बचाते हैं। यहाँ पर मैं करता हूँ राइट और यहाँ पर करते हैं सेंटर, ठीक है। अगर देखिए ये ऑटोमेटिकली आपने देखा कि छोटा बड़ा हो गया था। अगर ना हो समझ लेना गड़बड़ है। अब गड़बड़ है, आप स्पेलिंग भूल गए हैं, तो हिंट बताता हूँ कैसे लेते हैं। जब आपने लिखा एक्सेल सेंटर, थोड़ा बहुत लिखा, आगे ही नहीं पता चल रहा है, तो कंट्रोल के साथ स्पेस दबा दिया करो, हिंट खुल जाएंगे। और थोड़ा थोड़ा स्पेलिंग को अपने माइंड में काउंट करते हुए आगे बढ़ो, देखो कुछ ना कुछ वो दे रहा है हिंट। अब जैसे ही वो आपको डाटा दिखे, टैब दबा दो। समझ में आया। अगर ये अपने आप से ना हो बढ़ा, देन यू कैन टेक द हेल्प ऑफ VBA। वो VBA आपको टिक दे देगा और आप आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। नाउ एग्जीक्यूट दिस लाइन। तो हम यहाँ पर पॉइंटर को रखते हैं एंड F8 प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से। 1 बाय 1 कोड एग्जीक्यूट होगा। तो पहले ये लेफ्ट में भागा, वही डाटा भाग रहा है। उसके बाद ये आया आपका सेंटर में और अब गया ये राइट में और एग्जीक्यूटर फायर। तो हमने अलाइनमेंट भी देखा, पेस्ट हो गया हमारा। अलाइनमेंट हमने करके देखा, कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर हमारा अगला कोड, दैट इज वर्क विद ब्लॉक। बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कभी अपने इनबिल्ट मैक्रो बनाते हैं एक्सेल के अंदर, तो एक्सेल क्या करता है, कोड को बचाता है। एक्सेल हमेशा चाहता है कि मैं कम से कम कोड लिखूं। तो हमने अभी जब कोड किया था तो वहां पे आपने देखा था कि मैं बार बार रेंज को लिख रहा था। एक ही तो प्रॉपर्टी मेरे को अप्लाई करनी थी वहां पे, वर्टिकल अलाइनमेंट, लेकिन मैं बार बार रेंज लिख रहा था। अगर मुझे उसके अंदर एक रेंज के ऊपर मुझे काफी प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है तो मुझे बार बार उस रेंज को लिखना पड़ता है।
अब उसको अवॉइड करने का तरीका होता है वर्क विद द ब्लॉक। वर्क विद द ब्लॉक कैसे काम करेगा, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देखिए। इट इज यूज टू शॉर्ट द रिपीटेड ऑब्जेक्ट अगेन एंड अगेन। अगर आप कोई ऑब्जेक्ट बार बार यूज कर रहे हो, जैसे रेंज, सेल, आप बार बार उसको यूज कर रहे हैं, रिपीट हो रहा है वो, तो आप उस टास्क को करके वर्क विद ब्लॉक की हेल्प से उसको रिपीट होने से बचा सकते हैं। आपको एक ही बार लिखना पड़ेगा और आपका काम हो जाएगा। ओनली द वन टाइम वी नीड टू राइट एंड देन वी कैन यूज द प्रॉपर्टी ऑन इट। हमें एक ही बार उसको लिखना है और उसके ऊपर हम उस प्रॉपर्टी को बार बार इस्तेमाल कर पाएंगे। इसको लिखने का जो तरीका होता है उसे हम लिखते हैं विद। नीचे देखिएगा, कोड को समझिएगा पहले। मान लीजिए मेरे पास एक रेंज है, जो रेंज मेरे पास थी, और मुझे उसके ऊपर अलग अलग तरह का कलर चेक करके देखना है, रेड, ग्रीन, ब्लू, इस तरीके से अलग अलग कलर मुझे चेक करके देखना है। या फिर हो सकता है आपको कलर भी लगाना है, आपको बैकग्राउंड कलर भी लगाना है, आपको उसकी अलाइनमेंट भी करनी है, आपको उसकी ओरिएंटेशन भी करनी है, बहुत सारी चीजें करनी है। तो आपको बार बार लिखना पड़ेगा रेंज A3 to AC4 लिखना पड़ेगा ना। फिर आप उसमें फॉन्ट कलर लगाएंगे एंड देन उसकी प्रॉपर्टी सेट करेंगे, आप उसके अंदर डॉट लगा के हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट करेंगे, देन उसके अंदर वैल्यू सेट करेंगे। तो आपको रेंज बार बार लिखना पड़ेगा। बट यहाँ कोड पे ध्यान से देखिएगा, हमने रेंज को एक ही बार इस्तेमाल किया है। तो रेंज को ब्लॉक में जब इस्तेमाल करते हैं तो विद की हेल्प से करते हैं। रेंज को एक बार दे दिया जाता है और जो प्रॉपर्टी आपको अप्लाई करनी है, डॉट लगा के उसका इस्तेमाल कर दीजिए। मैंने डॉट लगा के अपना फोर्ट का इस्तेमाल कर दिया है। अब मैं इसके ऊपर अलग अलग कलर यूज करके देख रहा हूं। आपने देखा होगा कि कलर यूज करने का तरीका ये तो नहीं होता था। कलर यूज करने का तरीका होता था फॉन्ट डॉट कलर, फिर आप उसके अंदर RGB में जाके कलर दे देते थे। या फिर दूसरा तरीका आपने देखा होगा, हम RGB की हेल्प से नहीं देते थे तो लिखते थे VB रेड, VB ग्रीन। जिसने नहीं देखा है तो उसने पहला लेक्चर लिया होगा, पहली वीडियो या पहला लेक्चर है आपके पास, वहां पे जाके देख सकते हो, जहां पर हमने फॉन्ट को कलर देकर देखा था। कलर को देने का एक तरीका और भी होता है, बहुत सिंपल होता है। कलर के नंबर होते हैं 1 2 ऐसे 255 तक के नंबर होते हैं। अगर आपको 1 से 10 तक के नंबर याद है तो सोचो सारे कलर याद हो गए। ऑलमोस्ट वही कलर हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं। तो ये तरीका थोड़ा सिंपल हो जाता है। आपको सिंपल लिखना है कलर इंडेक्स, डॉट लगा के कलर इंडेक्स, और जो भी कलर की वैल्यू है 1 से 10 तक के नंबर याद रखो, नंबर देते जाओ और काम हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको मैं ट्राई करके दिखाता हूँ। एक्सेल पे गए और ये बुक 1 वाला एक्सेल ओपन कर लिया, बुक 1। ठीक है, यहाँ पर ये डाटा दिख रहा है। मैं इसका कलर चेंज करूंगा बार बार। मैं आपको ये कोड दोनों तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, एक विदाउट विद यानी ब्लॉक और एक विद ब्लॉक। फिर आप खुद उसमें डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि कौन सा कोड आपके लिए आसान है। तो हम जाते हैं इंसर्ट में और एक नया मॉड्यूल क्रिएट करते हैं। जब आप मॉड्यूल क्रिएट करो तो ये कंफर्म कर लीजिएगा Ctrl+R दबा के कि आप किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। बुक 1 पे होना चाहिए। वो गलत होगा तो आप लिखेंगे कोड चलेगा नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। अब हम इसको बंद करते हैं और कोड पे एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सब, और मैं आपको बता रहा हूँ वर्क विद द ब्लॉक। इस मैक्रो का हम नाम लिख लेते हैं। अब मुझे इस पूरी रेंज पे फॉन्ट अप्लाई करना है। ठीक है, तो मैंने लिखा रेंज, ये विदाउट कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, मैं इसको रैम्प कर दूंगा बाद में। रेंज पे गया और यहाँ पर रेंज दे दिया मैंने A2 से लेकर A4। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा फॉन्ट, फिर लिखा मैंने कलर इंडेक्स नीचे वाला, और इसको कलर दे दिया। सेम चीज मैं बार बार करूंगा तो कुछ ऐसे लिखना पड़ेगा मुझे कोड, और मुझे ये वैल्यू ऐसे देनी पड़ेगी। कोड लेंथी हो जाता है। ठीक है, अब इसको ट्राई करते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इट विल ऑब्वियसली वर्क। F8 प्रेस करके हम देखेंगे। अगर मैंने डायरेक्ट इसको रन कर दिया तो लास्ट वाला कलर दिखेगा, बस बीच के तो फायर हो जाएंगे और वो दिखेंगे भी नहीं। तो F8 फायर करते हैं, हम कोड को धीरे धीरे चलाते हैं, तो जो भी कलर होगा वो दिख रहा है। ब्लैक आ गया, देन व्हाइट आ गया, देन रेड आ गया, एंड देन ग्रीन आ गया। यानी 1 फॉर ब्लैक, 2 व्हाइट के लिए, 3 रेड के लिए, 4 ग्रीन के लिए था। इतना समझ में आया? इसमें हमने क्या देखा? इसमें हमने देखा कि हमने रेंज को बार बार लिखा। हम इससे छुटकारा कैसे पाएं? इनको कर देते हैं कमेंट। अब वर्क विद द ब्लॉक के साथ चलते हैं। आप लिखेंगे विद, जो रेंज है उसको पकड़ो। रेंज का नाम था A2 से लेकर A4। आप यहाँ लिखेंगे फॉन्ट और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो प्रॉपर्टी आपको यूज करनी है उसका नाम लिखें, कलर इंडेक्स। कौन सा कलर देना है? 1। अब इसको डालना है आपको, डॉट लगाना पड़ेगा। हाँ जी, डॉट लगाना पड़ेगा, तभी वो आइडेंटिफाई करेगा, अदरवाइज आइडेंटिफाई नहीं करेगा। तो मैंने यहाँ पर देखिए कुछ कलर्स दे दिए यहाँ पर। अब आप क्या करेंगे? एंड विद। ठीक है, विद को बंद क्यों करना है, तो एंड विद करके इसको बंद कर दीजिएगा। अब इसको फायर करते हैं। अगेन मैं F8 फायर करूंगा। F8 तो जो ऊपर की रैम है वो नहीं चलेंगे। देखिए इसको इग्नोर मारेगा, वो डायरेक्ट नीचे आएगा। तो वो जो कमिट्स होते हैं इग्नोर करता है वो से। आगे बढ़े तो कलर इंडेक्स डायरेक्ट चलेगा और वो इस रेंज को टारगेट करेगा। जो भी 1 पे कलर होगा, देखिए दिख रहा है, 4 नंबर कलर आया, 8 नंबर कलर आया, 3 नंबर कलर आया, एंड फिनिश हो गया। तो इसमें मैंने रेंज को कितनी बार लिखा? मात्र एक बार। सर ऐसे हम जैसे अभी आपने जो अलाइनमेंट्स वगैरह है, कॉपी पेस्ट एक साथ लिख सकते हैं? हाँ, एक साथ लिख सकते हैं आप। इसमें अगली प्रॉपर्टी लगाएं, इट विल ओनली वर्क।
रेंज दे दीजिए, खाली डॉट फॉन्ट मत लगाइए। फिर मैंने फॉन्ट से भी छुटकारा ले लिया, सो आई एम यूजिंग अ डॉट फॉन्ट। आप इससे भी छुटकारा ले सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट लिखिए डॉट फॉन्ट, डॉट हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, जो भी आपको प्रॉपर्टी देनी है यू कैन यूज दिस। क्लियर हो गया? कलर विद फॉन्ट आप कैसे करेंगे। ऐसे ही बैकग्राउंड कलर के लिए भी जा सकते हैं। अगर आपको बैकग्राउंड कलर पे काम करना है फिर से लिखें विद, ठीक है। और एक बार मैंने रेंज दे दी दोबारा ये वाली, क्योंकि मैं बैकग्राउंड कलर के लिए जा रहा हूँ A2 से लेकर A4। अब बैकग्राउंड कलर के लिए क्या होता है, इंटीरियर, कुछ याद आ रहा है? अब मैं आगे बढ़ा, अब कलर देना है ना, कलर इंडेक्स की हेल्प से देता हूँ, कलर इंडेक्स। और मैंने यहाँ पर कलर इंडेक्स डाल दिया 2 नंबर, तो 2 क्या होता है, व्हाइट होता है। तो व्हाइट में तो क्या पता लगेगा आपको, 1 कर देता हूँ। अच्छा, ये कलर इंडेक्स आपको कब दिखेगा, जब ये कमांड फायर हो जाएंगे सारी। ये कमांड जब फायर हो जाएगी तो मैं क्या करता हूँ, यार इनकी मेरे को जरूरत तो है नहीं, आपको सिखाना था, मैंने सिखा दिया, तो मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ। नहीं सर, अगर हम वो करेंगे सर डालेंगे तो लास्ट वाले दिखाएगा ना। हाँ, लास्ट वाला कलर दिखाया, मैंने कमेंट कर दिया, मैं नहीं चाहता उसको फायर करूंगा। ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैं कैसे दूसरी प्रॉपर्टी का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने कॉपी किया, देन पेस्ट कर दिया यहाँ पर, और इसको भी हम यहाँ पर एंड विद कर देते हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पर पहुंचा और उसको कुछ प्रॉपर्टीज कलर वगैरह दे देते हैं। डन। अब देखिए बैकग्राउंड कलर चेंज होते हुए सभी सेल्स का F8 फायर करते हैं, सीधा आएगा, जो कमेंट से इग्नोर मारेगा। बैकग्राउंड कलर 1 कौन सा था, ब्लैक। उसके बाद आगे बढ़ेगा, 5 नंबर पे क्या था, ब्लैक ही था, तो उसने कुछ दिखाया नहीं मुझे हरकत होते हुए। 9 नंबर पे क्या था, अच्छा मैंने डॉट नहीं लगाया, डॉट रह गया, तो उसने उसको इग्नोर ही कर दिया, कोड को फायर नहीं मारा। तो यहाँ पर डॉट लगा दीजिएगा, डॉट एंड देन डॉट, फायर करते हैं कोड को अगेन। F8 ब्लैक चल ही रहा है, 5 नंबर पे गया तो ब्लू आ गया, 9 नंबर पे गया तो कुछ ऐसा मजेंटा कलर आ गया, एंड देन फिनिश इट। सो इट विल ऑब्वियसली वर्क, ठीक है। ढंग से लगाओगे ढंग से काम करेगा, आपके ऊपर है आप कैसे करना चाहते हैं। तो बस एक शॉर्टकट था, वर्क विद ब्लॉक, आपको नॉलेज होनी चाहिए इसकी। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब हम देखते हैं ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन किसी को पता है एक्सेल में ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है? कोई बात नहीं, जब भी आप सेल में कोई डाटा लिखते हैं तो डाटा को जब मूव करते हैं ना किसी डिग्री पर रोटेट करते हैं, उसको ओरिएंटेशन कहते हैं। ओरिएंटेशन मतलब डाटा को रोटेट करना, रोटेट कराना। तो जब भी आप डाटा को रोटेट कराते हैं दैट इज कॉल्ड द ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन नाम की जो प्रॉपर्टी होती है, सिंपल ओरिएंटेशन लिखना है और वैल्यू डालना है। चलो इस कोड को कर ही लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इस सेल को थोड़ा बड़ा करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आपको सैंपल दिखाई दे रहा है, इसको रोटेट करके दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ पर एक नया मैक्रो बना लेता हूँ, हम लिखते हैं सब और इस मैक्रो का नाम। अब मैं इस रेंज पे काम करना चाहता हूँ, सिर्फ इसी एक सेल की रेंज पर। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर विद रेंज, क्योंकि ओरिएंटेशन आपको धीरे धीरे बदलता हुआ दिखाऊंगा, तो बार बार रेंज से छुटकारा चाहिए मेरे को। मैंने लिख दिया C2 से लेकर C2, सिर्फ इसी को टारगेट किया मैंने। सेल भी तो लिख सकते हैं ना? सेल भी लिख सकते हो। मैंने इसको टारगेट किया, एंड डॉट लगा के प्रॉपर्टी चलो नीचे लिख दूंगा मैं। नीचे आया, यहाँ लिखा मैंने ओरिएंटेशन। अब इसको ओरिएंटेशन वैल्यू दे दी मैंने लगभग 20। अब इसी चीज को कॉपी करते हैं, देन पेस्ट पेस्ट, यहाँ पे किया 40 नंबर, यहाँ पे किया 60, और उसको पूरा 90 पे लटका देते हैं, एंड देन एंड विद। ओके डन। अब इस कोड को फायर करते हैं, तो सिर्फ C2 को टारगेट करेंगे, F8 दबाएंगे हम। देखिए 20 डिग्री पे घूमता हुआ दिखे तो बताइएगा, घूमा 40, 60, 90, मेरे को 0 मारना था, कोई बात नहीं, अभी ऐसे ही रह गया। सीधा करो इसको, 180 घुमा तो उल्टा घूम जाएगा। 0 करता हूँ, डॉट ओरिएंटेशन, और मैं इसको करता हूँ 0 डिग्री। 360 डिग्री घुमा दूंगा तो वापस आ जाएगा, एक बार 0 डिग्री पे चेक करते हैं। नाउ अगेन F8, तो 20 डिग्री पे जाएगा, 20 डिग्री, 40, 60, जिस पर है वो नहीं फायर हुआ, 60 वाला फायर हुआ है, ध्यान रखिएगा। 90, 0, एंड सीधा हो गया वो। ठीक है, ओरिएंटेशन क्लियर। ओके, तो यहाँ पर हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी, अब थोड़ा प्रोग्रामिंग पे फिर घुसते हैं। तो ऐसे ही चलता रहेगा, प्रोग्रामिंग में जाएंगे देन ओरिएंटेशन पे जाएंगे। अब हम प्रोग्रामिंग में आते हैं। नहीं, एक प्रॉपर्टी और है, उसको देख लो। वो बीच में आवाज नहीं, रिकॉर्डेड सेशन गड़बड़ हुआ, समझ नहीं आएगा। रैप टेक्स्ट इन द VBA। तो रैप टेक्स्ट बहुत सिंपल है, आपने देखा होगा सेल के किसी एक सेल में जाके आप कुछ लिखते हैं, जब आप उसमें कुछ लिखते हैं तो वो डाटा सेल को क्रॉस कर जाता है और हमें दिखता नहीं है। तो आपके पास होम टैब में एक ऑप्शन होता है रैप टेक्स्ट, या शॉर्टकट की होती है ऑल्ट एंटर। तो उसी सेल के अंदर आप अपने डाटा को अगर एडजस्ट करना चाहते हैं तो हम रैप टेक्स्ट करते हैं। अब इसी चीज को मुझे VBA की हेल्प से करनी है, तो VBA की हेल्प से जब आप यूज करेंगे तो सिंपल एक छोटी सी प्रॉपर्टी है रैप टेक्स्ट, इसको इस्तेमाल करें। अगर आप इसे ट्रू करते हैं तो आपने रैप टेक्स्ट को ऑन किया हुआ है, अगर फॉल्स करते हैं तो रैप टेक्स्ट आपका बंद हो जाता है।
इसको चला कर देखते हैं। मैक्रो पर गए, मतलब अपना एक्सेल ओपन करो, वर्कबुक 1 हमारा ये वाला कोड है और वो कोड हमने यहाँ खोला, ठीक है। मैं इसमें एक शीट क्रिएट करता हूँ नया, और इस शीट में इस सेल के अंदर मैं काफी कुछ लिख देता हूँ इस छोटे सेल में। तो मान लीजिए मैंने इस सेल में लिखना है, लिख दिया है कंप्यूटर मशीन। अब मैं इस डेटा को, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये डेटा इस सेल को क्रॉस कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये डाटा इसी सेल में एडजस्ट हो जाए, तो एक मैक्रो क्रिएट करते हैं। इंसर्ट पे गए, मैक्रो बनाया, कोड पर गए, देन सब रैप टेक्स्ट WT कर दिया नाम। यहाँ पर रेंज उठाऊंगा, सेल भी उठा सकते हैं आप। रेंज में लिख दिया B3। सेल में और रेंज में फर्क होता है, रेंज का इस्तेमाल करना आसान होता है, सेल का नहीं। सेल में तो गिनतियां आनी चाहिए आपको अच्छी वाली। मैं कहीं और ले गया ना, आपको पटक के ऐसे ऐसे घुमा घुमा के, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ ले गया आखिरी वाले कॉलम पे, तो अब उसका नंबर क्या कैसे पता लगेगा? बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। बताओ XFD कौन सा नंबर है? तो प्रॉब्लम हो जाएगी, गूगल ही करना पड़ेगा। बताओ कौन सा नंबर है? अबे B3 कहाँ है? ये देखना XFD कॉलम कौन सा नंबर है, कैसे पता चलेगा? बड़ी हालत खराब हो जाएगी। अब इसको तो बता सकते हैं ना, 1,2 1,3 1,4। बच्चा भी वहीं तक गिनती गाता है जहां तक आती है, जब आती नहीं तो क्या बोलेगा? चुप एकदम, तो हालत खराब हो जाएगी। तो वहां पर अगर मैं रेंज का इस्तेमाल करता तो मैं बोल सकता था XFD मत बोल सकता हूँ, XFD बने जी, पहुंच गया। सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग रेंज। तो किसी चीज को यूज करने के पीछे बार बार कोई कारण होता है। तो मैंने यहाँ पर लिखा B3, इसको टारगेट किया और यहाँ पर एक प्रॉपर्टी को कॉल कर लिया रैप टेक्स्ट, और इसको कर दिया ट्रू, तो ये हो गया रैप। अब इसी को मैं फॉल्स करता हूँ अगर, तो ये रैप से हट जाएगा। अब इन दोनों को मैं यूज करके दिखाता हूँ। हम इसको सिलेक्ट करेंगे और F8 प्रेस कर देते हैं, तो कोड फायर होगा। ध्यान से देखिएगा, वो इसी सेल में एडजस्ट हो गया डाटा एडजस्ट। अब बीचों बीच करना था तो एक प्रॉपर्टी और चिपका देते हैं, वर्टिकल अलाइनमेंट सेंटर आ जाता। अब मैंने फिर क्लिक किया, वापस आ गया। समझ में आ गया चीज? ओके बेटा, नेक्स्ट बढ़ते हैं अपना। आप इसमें एक छोटा सा टास्क लिखें, आई होप वो कर लेंगे, उसमें सारी प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे ही कंप्यूटर मशीन यहाँ लिखा हुआ है, आपको क्या करना है, कंप्यूटर मशीन को एक सेल में लाना है, बीचों बीच लाना है। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट भी सेंटर होनी चाहिए, वर्टिकल अलाइनमेंट भी सेंटर होनी चाहिए। उसके बाद आपको इस सेल में लिखे हुए फॉन्ट का कलर भी चेंज करना है। कलर आपको करना है व्हाइट, बैकग्राउंड कलर आप करेंगे ब्लैक, और इस टेक्स्ट को तिरछा घुमाएंगे 45 डिग्री पे। तो अभी सारी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। एंड उसको बनाकर आप उसका फोटो खींच के भेजेंगे, मतलब कोड का। डन हो गया यहाँ तक? नेक्स्ट देखिए, और ये सारा काम एक बटन पे करेंगे। आप बटन दबाएं, इस तुरंत हो जाए। और काम भी ऐसा होना चाहिए, जिस सेल को मैं सिलेक्ट करूं उसमें ही सारी हरकत हो जानी चाहिए। सिलेक्शन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करें। काम भी हम कैसा चाहते हैं कि जिस सेल को मैं सिलेक्ट करूं उस पे होना चाहिए काम, जो भी मैंने बताया, एक पर्टिकुलर सेल पे नहीं। जिसको मैं सिलेक्ट करूंगा उसके ऊपर ये सारी प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल हो जाएंगी फॉर्मेटिंग की। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज लूपिंग। नेक्स्ट टॉपिक इज लूपिंग। तो लूपिंग, देखो अब कोडिंग का आखिरी स्टेप आ चुका है। मैंने आपको लास्ट क्लास जब हमारा इफ एल्स स्टार्ट हुआ था तो उसमें बताया था, प्रोग्रामिंग जो होता है 3 स्टेप में पूरे हो जाते हैं। कभी भी हम प्रोग्रामिंग सीखने जाते हैं वो 3 स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। पहली होती है प्रोसीजरल, दूसरी होती है कंडीशनल या डिसीजन मेकिंग, तीसरी होती है आइटरेशन यानी लूपिंग। अगर आप इसको भी सीख जाते हैं तो ऑलमोस्ट प्रोग्रामिंग आ गया, ऑलमोस्ट आ गया। अब लूपिंग मींस मतलब प्रोग्रामिंग, मतलब दुनिया की हर प्रोग्रामिंग आ गई ऑलमोस्ट। जावा, पाइथन, C++, जो भी आपके माइंड में आ रही है, सिर्फ लूपिंग लास्ट होता है। अच्छा, लूपिंग देखिए क्या होता है। लूपिंग मींस रिपीट एनी स्टेटमेंट एट एनी नंबर ऑफ टाइम इज कॉल्ड लूपिंग। अगर कोई भी चीज है, कोई भी टेक्स्ट है या कोई भी स्टेटमेंट है, अगर मैं आपको बोलता हूं कि इस स्टेटमेंट को 5 बार लिखो, आप बार बार लिखेंगे। 5 है, आसान है, गिनती आती है, लिख भी देंगे। मैंने बोल दिया 500 बार लिखो, हार्ड वर्किंग हो, दिखता है, लिख दोगे। मैंने बोल दिया 5 लाख बार लिखो, अब नहीं करोगे ना, एक शर्म होती है, हद तक करोगे, बाद में मना कर दोगे। तो सेम चीज है यहाँ पर। तो बार बार हम लूपिंग के लिए क्या करें, उसके लिए लूपिंग का इस्तेमाल करेंगे स्टेटमेंट से बचने के लिए। तो वी कैन यूज द व्हाइल एंड फॉर लूप टू अवॉइड द रिपीटेड टास्क। मैंने यहाँ पर 2 लूप का जिक्र किया है, लेकिन ऐसा नहीं है 2 ही होते हैं भाई, बहुत सारे होते हैं, कब तक बताऊंगा। फॉर ईच भी होता है, ठीक है, बट इन 2 से हमारा काम हो जाएगा। सो वी विल फोकस ऑन दिस 2 लूप्स, व्हाइल एंड फॉर लूप। बट अपनी जानकारी के लिए किसी से उलझना मत, सर 2 ही होते हैं, 2 ही पढ़ाई नहीं, इसलिए मैंने आपकी नजर में डाला। फॉर ईच लूप भी होता है, डू व्हाइल लूप भी होता है, ठीक है। हाँ, तो अब हमारा जो मेन टारगेट है इन पे रहेगा।
while एंड for हमारा काम कर देंगे। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। सबसे पहले फॉर लूप देखते हैं कि फॉर लूप कैसे काम करता है। इसका सिंटैक्स जिसको समझ में आ गया वो लूप चला लेगा। एक लाइन का सिंटैक्स है, सिंटैक्स कुछ भी नहीं है। नीचे देखो, फॉर लिखा, उसके बाद मैंने वेरिएबल लिया। वेरिएबल को हम स्टार्ट करेंगे टू एंड वैल्यू, यानी स्टार्ट कहां से करना है, कहां पे रोकना है, टू एंड वैल्यू। उसके बाद कीवर्ड आ गया स्टेप, स्टेप में लिखेंगे फ्रीक्वेंसी यानी इंटरवल, कितने कितने का स्टेप दौड़ना है। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि राजू को 5 बार लिखो। राजू को कितनी बार लिखो? 5 बार लिखो। तो कैसे लिखेंगे? राजू, काउंट करो कितना हो गया। स्टार्ट कहां से किया आपने? 1 से, तो स्टार्ट वैल्यू 1 आप दोगे, ठीक है। अब कितना हो गया? तो स्टेप कितने का उठा रहे हो? +1 का। हर बार एक भड़क के चल रहे हो, स्टेप वैल्यू वहां इंटरवल में 1 आएगा, +1। अच्छा, उसके बाद कितना हो गया? उसके बाद अब लिखना है आगे, तो एंड वैल्यू कितनी आएगी? तो इस कोड को अगर मैं लिखता तो कैसे लिखता? 4, एक वेरिएबल लेता i, उसमें वैल्यू डालता 1 2 5 स्टेप +1, आगे लगाना। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि राजू को 5 बार लिखो, तो अपना लूप कैसे लगाते? फिर से सुनिए, अपना लूप ऐसे लगाते। 4, एक वेरिएबल i, स्टार्ट वैल्यू क्या ली थी आपने? 1, कहां तक? 5 पे रुके थे। स्टेप कितने का उठाया था? +1 का। उल्टा चलाना है, अगर मान लीजिए उल्टा चलाना है, लूप को उल्टा चलाना था, तो मैं क्या करता? 5 to 1 स्टेप -1। आ रहा है दिमाग में कुछ? बहुत सिंपल है। और अब मैं यहां पर कोई भी स्टेटमेंट लिख सकता हूं। मैं स्टेटमेंट में लिखता हूं, मान लीजिए मैसेज बॉक्स, और मैसेज बॉक्स में लिख दिया राजू, और मैंने इसको बाद में बंद करना है। तो कैसे बंद करते हैं? नेक्स्ट करके। नेक्स्ट उसको आगे बढ़ाता है। अब अगर इस प्रोग्राम को, सिर्फ इसी छोटे से प्रोग्राम को मैं मैक्रो में डाल के चला देता ना, ये मैसेज बॉक्स 5 बार चलता, क्योंकि मेरा लूप 5 बार चल रहा है, 1 to 5। वो इसमें आने वाली चीज को फायर करता रहेगा। मैंने एक लाइन की स्टेटमेंट लिखी है मैसेज बॉक्स, मैं यहाँ पर 1000 लाइन की स्टेटमेंट भी लिख सकता था, तो मेरा वो पूरा कोड 1000 लाइन का 5 बार चलता। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो बड़ी आसानी से लूप दिमाग में बैठ गया। अब हम लूप की कुछ प्रैक्टिस करते हैं, तो कोड पर बाद में आएंगे, कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं पहले। देखिए, जो ऑनलाइन क्लास लेते हैं ना बच्चों, कभी हाँ हूं कर दिया करो, पता चले सो गए चले गए कुछ नहीं पता चल रहा। चलो गुड, शाबाश भाई, ऐसी हुंकारा कर दिया करो। कहानी सुनाते हैं ना, तो एक हाँ हूं आ जाती है, तो रहता है कि हाँ बच्चे जगे हुए हैं। अच्छा नेक्स्ट देखिए, हाँ बीच में ऐसे माइक ऑन कर दिया करो जैसे बादल से चल रहे हैं, ठीक है, अब बंद कर लो। अच्छा नेक्स्ट देखो, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक कोड बनाऊंगा सिंपल, और मैं यहाँ पर समझाऊंगा, फिर मैं एक्सेल की शीट को टारगेट कर करके समझाऊंगा। तो यहाँ पर अभी मेरा पहला प्रोग्राम, और ये आप लोग कोशिश करना बना दे, क्योंकि समझा तो दिया ही है, लूप बहुत छोटा सा होता है, इतनी बड़ी वो नहीं है साइंटिफिक, इसमें लॉजिक नहीं है। आप पाइथन के बच्चे हो, तो मैं चाहता हूं कि डू कैट नहीं, मैं चाहता हूं कि बल्ब, BULB बल्ब 3 बार लिखा हुआ है, सिंपल 3 बार। तो मैं इस स्टेटमेंट के लिए प्रोग्राम कैसे बनाऊंगा? सब लिखा, मैंने प्रोग्राम का नाम डाला लूप 1, कोड को फायर किया। मैं लिखता हूं 4, एक वेरिएबल i, स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 स्टेप 1 का, प्लस लगाने की जरूरत नहीं, माइनस में माइनस लगाना जरूरत है। किसी नंबर को मैं 3 लिखूंगा तो ऑटोमेटिकली +3 है ना, जब कोई साइन नहीं होता तो वो प्लस होता है। इसको मैं नेक्स्ट कर दूंगा, ठीक है। अब इसके अंदर गया मैं, और इसके अंदर जाने के बाद मैं लिखूंगा मैसेज बॉक्स। मैसेज बॉक्स में लिख दिया बल्ब, हो गया कोड। कोड को फायर करना है, तो मैं यहां से बटन दबाऊंगा, बल्ब 1 बार आया, 2 बार आ गया, 3 बार आ गया, ये बंद हो गया। अब मुझे यही, अब ध्यान से समझना, मैंने ये कोड बनाया, ये मैसेज बॉक्स में आ रहा है। अब धीरे धीरे अपनी कोडिंग को पावरफुल बनाओ। मैं शीट पे गया, मैंने आपको बोला कि बल्ब को इन 3 सेल में लिख के दिखाओ। चलो अब देखो, इन 3 सेल में मुझे ये बल्ब लिखना है, ठीक है। अच्छा मैं कैसे लिखूंगा? अब यहाँ पर आपकी बुद्धि की कुशलता की परीक्षा होती है, अपना दिमाग लगाएं और बताएं। इसकी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख लो, रेंज बोलो, A1 से A3 आगे डॉट वैल्यू, क्या लिखना है उसमें? बल्ब। ओके, डन हो गया। आर यू थिंक दैट इट इज ओके? मेरे को लूप की जरूरत क्या है इसमें भाई? मैं बिना लूप के भी तो लिख सकता हूँ इसे। बिलीव नहीं हो रहा? चलाकर देखो, इससे पता लगा लूप का फायदा क्या है। मैं रन करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। चलाऊं इस कोड को, ये मैंने करा फायर, अब कहां गया फाइल? ये तो बिना लूप के चल रहा है।
मैंने तो लूप में बोला था एक एक करके आए, एक बल्ब, दोबारा दूसरा बल्ब, तीसरा बल्ब, लूप में चलाओ ना, लगाओ। इसी को बोलते हैं कि ब्रेन का इस्तेमाल कीजिए। सर बल्ब हाँ। मेरे को कोड बता दो बस, एक्सप्लेनेशन नहीं, आई जस्ट नीड अ कोड, प्लीज गिव मी द कोड। हाँ तो मैं यहाँ पर क्या लिखूं, ए आई लिखूं? हाँ तो यहाँ गड़बड़ हो गया, ये कोडिंग प्रैक्टिस अभाव, चेक नहीं करके देखा कभी ऐसा कुछ हो, कैसे होगा? और यही तो सवाल है यार, यहीं तो फंसता है बच्चा। अरे नहीं चलेगा ऐसे, तुम्हारे के अंदर एरर आ जाएगा। हाँ चलिए मैं बता ही देता हूँ, लंबा हो जाएगा नहीं वीडियो। तो यहाँ पर इसको बनाने का तरीका समझिए कैसे चलता है। मुझे काउंटर की भाषा में इसे इस्तेमाल करना है, ठीक है? और काउंटर 1 1 2 2 कहाँ चलता है? सेल में चलता है, तो मैं उसका फायदा उठाऊंगा। तो मैंने लिखा सेल्स। अच्छा, अगर मुझे डेटा यहाँ लिखना है तो क्या बोलूंगा इसे मैं? 1 1। अगली बार क्या बोलूंगा इसे मैं? गलत, 2 1। तो मैं क्या कह रहा हूं, हर बार ये मेरा जो रो है बदल रहा है ना, तो मैं यहां पर लिखता हूं i, 1 डॉट वैल्यू एंड देन बल्ब। अब मैं आपको बताता हूं इसे हुआ क्या। कोड को चलाओ मत, पढ़ के देखो। When first time it will execute, it will substitute the value of the I at this place. So the value of the I is 1. So it will become 1, 1. So it will put the bulb at this location. Now the next time when this will again execute, it will increment the value of I by 1 and the I will become 2. So it will substitute the value of the I at here. So it will become 2, 1. So it will take place at this location and substitute the value of the bulb and substitute the value of the bulb and finish। ठीक है, तो कोड को फायर करते हैं भाई। मैं कोड को 1 by 1 स्टेप चला के दिखाता हूँ आपको F8 से। पहली बार लूप चला, बल्ब आ गया। दूसरी बार लूप चला, बल्ब आ गया। तीसरी बार चला, फिर बल्ब आ गया। अब नहीं चलेगा बल्ब ये बार 3 बार चलना था ना लूप को। तो कुछ समझ में आया हमने सेल्स को कैसे टारगेट किया? ठीक है, ओके, आई होप क्लियर पॉइंट कि हमने कैसे करना है। लॉक लग गया, लॉक ये खोलना पड़ेगा। अरे इसको दबा मत दे, ये भाई आप तोड़ देते हैं इसको खींच खींच के। अच्छा देखो नेक्स्ट यहाँ पे, अभी हमने सिंपल देखा, बल्ब यहाँ पे आ गया। अब मैं आपको काउंटर चलाना सिखाता हूँ। सो इट विल बी वेरी इजी। जैसे आपको सीरियल नंबर लिखने का भी अपने डाटा में, आप मान लीजिए किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, प्रोजेक्ट में किसी सेल में सीरियल नंबर लिखने हैं आपको, तो आपको काउंटर चलाना पड़ेगा कि कितने सीरियल नंबर है, 1 to 100 है कि 1 to 10 है। तो हम कैसे चला सकते हैं वो देखो। तो मैं इसी पे आता हूँ, इसी कोड पे आता हूँ। कोड मेरे पास जो मैं आपको पावर पॉइंट की पीपीटी भेजूंगा उसमें भी है। तो मैं इसी कोड को बार बार चेंज करूंगा, नया बनाऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम हमारा वेस्ट होगा। जिसको भी कोड की जरूरत पड़े यार, इसका स्नैपशॉट लेते रहिएगा, लास्ट में ना ले देगी एक ही कोड मिलेगा इसमें आपको। अच्छा मैं क्या करता हूँ, अब इस कोड को चेंज करता हूँ। तो मैं आपको यहाँ पर गिनतियां लिख के दिखाऊंगा 1 से लेके 20 तक। दिख रहे हैं सर? तो काउंटिंग आ जाएगी 1 से 20 तक। कैसे लिखेंगे जरा ध्यान से देखिए। तो मैंने क्या करा, इसको डिलीट मार दिया, यहाँ पे इसको डिलीट मार दिया, यहाँ पर आई को लिख दिया, और यहाँ पर काउंटर मैंने कहां तक चला दिया, 20 तक चला दिया। काम तो वही करेगा ना। अब मैं डायरेक्ट इस कोड को फायर करता हूँ। नाउ फायर, आगे गिनतियां 50 से आगे 1 से 20 तक ही गिनतियां। मैं 200 लिखता 200 आ जाते, 2000 लिखता 2000 आ जाते, काउंटिंग आ गई। अब यहाँ पर आप लोगों को सवाल देता हूँ कि आप दोबारा आपको टेस्टिंग करने का मौका देता हूँ अपने अपने ब्रेक को। इन गिनतियों को उल्टा प्रिंट करके कौन दिखाएगा बच्चा? मैं चाहता हूँ 20 से 1 तक की गिनतियां आ जाए। जितना आसान और हलवा लग रहा है ना, अभी देखना सबके विकटे गिर जाएंगे फिर बोलोगे। इसलिए ध्यान से और बड़े प्यार से बताइए मैं क्या करूं कि मेरी ये गिनतियां 20 से लेकर 1 तक उल्टी आ जाएं। जो बच्चे ऑनलाइन है ऑफलाइन है कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। प्लीज यूज योर स्किल्स। 20 से 1 कर दूं? ओके बच्चा, ये मैंने 20 से 1 कर दिया और स्टेप -1 ले लिया। गॉट इट। आगे एग्जीक्यूट कर दिया। अच्छा यहाँ पे ये तो -1 है, यहाँ पे -i कर दूं? नहीं -1 आएगा। ये -1 ही तो है।
देखिए आई कॉमा सेल्स में चेंज यहाँ पे -1 आएगा। -1 का कौन सा सेल होता है एक्सेल में? कौन सा सेल होता है -1 का? हाँ जी, जो बच्चे ऑनलाइन है आप लोगों को मौका देता हूँ, प्लीज टेल मी व्हाट विल बी द आउटपुट इफ आई रन दिस कोड। किसी भी बच्चे का रिप्लाई नहीं आएगा, मैं सोचूंगा किसी को नहीं आता, किसी को नहीं आता। आप लोग, अब मुझे क्या पता, मैं तो पूछ रहा हूँ उन बच्चों से जो ऑनलाइन है कि क्या ये सही है। देखो प्रोग्रामिंग इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, मैं बताऊं ना, अगर मेरे को लग रहा है जो ये कोड चलेगा, व्हेन दिस कोड विल एग्जीक्यूट, ये सेम आंसर देगा 1 से 20 की गिनतियां। ट्राई करके दिखाता हूं, ये देखो बटन दबाया, सेम आंसर 1 से 20 की गिनती। तो इसको बोलते हैं कोड पढ़ने की पावर अभी बिल्ड नहीं हुई है ना, मतलब बना नहीं है दिमाग में आपके, लगाओ दिमाग। चलो टास्क है, टास्क है, टास्क छोड़ो छोड़ो, टास्क है कर लेना, टास्क इस पे लगे रहेंगे क्या? मैंने आपको टास्क दे दिया, अपनी कोडिंग के लॉजिक बढ़ाओ, ठीक है? सो इट्स अ टास्क। अरे बिल्कुल नहीं आ रही है, आपके वहां से डाटा नहीं जा रहा है। यहाँ पे बच्चे कुछ हैं जो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, आप अपनी डिटेल दीजिए, हु आर यू। हाँ ब्रिजेश, मैं बता देता हूँ, बाकी बच्चे एक बार रिप्लाई करें अगर आप लोगों को दिख रहा है तो। आप लोगों को दिखाई दे रहा है? हिमांशु, कमल, कुलदीप, नहीं दिख रहा है? मैं ओके, वेट करो वेट करो, आपको दिख रहा था? अच्छा, यहाँ पे देख लेते हैं, अभी देखिएगा स्क्रीन दिखाई दे रही है? ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। मैं वापस आता हूँ, जो टास्क था एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। सो यहाँ पर बैक करते हैं, दिस इज बुक 1 और इसका मैक्रो दिस वन, ठीक है? ध्यान से सुनेगा, मेरा टास्क क्या था। यहाँ पर ये जो काउंटिंग चल रही है 1 to 20, मैं चाहता हूँ कि काउंटिंग जो है 20 से लेके 1 तक एग्जीक्यूट हो जाए। तो हम अपने इस कोड को किस तरीके से लिखें कि काउंटिंग 20 से 1 चले? कोई भी बच्चा जो इस सवाल को कर सकता है प्लीज ट्राई करें। लूपिंग बिल्कुल सही चल रहा है 20 से 1, आई एग्री, लेकिन यहाँ पर गड़बड़ है, ये गलत है। तो इसको एज अ टास्क ले लो, क्योंकि इसको अगर आप यहाँ पर करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत टाइम लगेगा आपको अभी। तो ये टास्क में लिख लीजिए और इसको करके देखिएगा, ठीक है? उल्टा करना है, गिनतियों को रिवर्स प्रिंट करना है 20 से लेके 1 तक। तो ये एज अ टास्क ले लीजिए। अच्छा नेक्स्ट देखिए यहाँ पर अगला प्रोग्राम। तो हमने यहाँ पर वाइल देखा, अब कुछ प्रोग्राम देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से प्रोग्राम हमारे पास हैं जो हम यहाँ प्रैक्टिस में ले सकते हैं। तो ये काउंटिंग मैंने आपको बता दिया, ऐसे 1 to 5 का स्टेप चलाएं एंड देन डू दिस। काउंटर मैंने आपको समझा दिया, मैसेज बॉक्स में लिखो या सेल्स में लिखो आ जाएगा। रिवर्स काउंटिंग आपको बता दिया, वो भी चलता है, इट विल रन। मैसेज बॉक्स में डालोगे पक्का चलेगा, सेल में गड़बड़ कर रहा था आपको। अच्छा ये मैंने काउंटिंग सेल में लिखना भी बता दिया, अभी मैंने डायरेक्ट लिखा था सेल्स, यहाँ पर दिस वर्कबुक करके लिखा गया है, चीज वही है ये, सेम टू सेम। अच्छा अब हम आ जाते हैं वाइल लूप पे। वाइल लूप में लिखने का, अच्छा अभी वाइल लूप में देखिए क्या होता है, यहाँ पर भी हमारे पास लिखने का जो तरीका होता है सेम होता है। यहाँ पर भी 3 चीज होती है, ध्यान से देखो, स्टार्ट, यहाँ लिखते हैं एंड वैल्यू, और यहाँ पर होता है स्टेप, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मतलब स्टेप कितने का लेना है। 3 चीजें ध्यान से देखो, स्टार्ट, ये जो कंडीशन ही होती है एंड वैल्यू, और ये होता है स्टेप। लिखते कैसे हैं? सबसे पहले अलग से स्टार्ट करते हैं, वाइल ब्लॉक बनाते हैं और इसके अंदर एंड वैल्यू देते हैं। यहां पर आपकी स्टेटमेंट होती है जो भी आपको रिपीट करनी है, और वाइल ब्लॉक के अंदर ही लिखा जाता है स्टेप, यानी कितने के स्टेप पे आपको जंप लेना है। और इस वाइल को यहाँ पे बंद कर दिया जाता है, वाइल एंड करके, WEND करके इसको एंड कर दिया जाता है। अब इसका एक प्रोग्राम देखो, देन इस पे भी प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पर देखो मैंने हेलो वर्ड को 5 बार लिखना था, तो कैसे लिखा देखो, एक वेरिएबल लिया आई, पहले डिक्लेयर किया, उसके बाद इसमें वैल्यू स्टार्ट कर दी 1 से, फिर हम वाइल के पास आए, यहां पर हमने कंडीशन लगाई। अब यह कंडीशन कैसे लगाई? मैंने इस कंडीशन में लिखा है कि ये लूप तब तक चलेगा जब तक आई की वैल्यू 5 से छोटी है या बराबर ना हो। अब आई की वैल्यू 1 है तो लूप चलेगा। ये कंडीशन अगर ट्रू होगी तभी आपको अंदर जाने की परमिशन मिलेगी, ध्यान रखिएगा। अगर मैं स्टार्टिंग वैल्यू ही आई की 6 ले लूं तो चलेगा नहीं कोड, ध्यान रखिएगा इस बात को। अगर मैं स्टार्टिंग वैल्यू आई की 2 ले लूं तो ये 2 से 5 तक चलेगा, 3 ले लूंगा तो 3 से 5 तक चलेगा, 0 ले लूंगा तो 0 से 5 चलेगा, तो 6 बार हो जाएगा। तो कंडीशन पे डिपेंड करता है आपकी। अब हम ब्लॉक में गए और यहाँ पर मैसेज लिख दिया तो मैसेज आने लगेगा। अब हर बार मुझे आई में 1 जोड़ना भी तो है, तो उसको कैसे जोड़ेंगे हम? आई असाइन करेंगे i+1, तो आई के अंदर हर बार वैल्यू जुड़कर आ जाएगी। उसके बाद वाइल को हमने यहाँ बंद कर दिया, कोड फिनिश हो गया। इसको ध्यान में रखते हुए, ये बेसिक प्रिंसिपल है वाइल को चलाने का,
इसको ध्यान में रखते हुए आप वो सारे काम कर सकते हो जो 4 में किए थे। फॉर और वाइल दोनों का काम और मकसद एक है, ऑब्जेक्टिव दोनों का एक है, करने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम एक दो कोड बनाकर देख लेते हैं फटाफट से। हो गया, मैं उस पे आता हूं अभी, पहले इसको एक बार वाइल को कंप्लीट कर दूं। चलो देखो, अब यहाँ पर वाइल का एक लूप बनाते हैं। अगेन इंसर्ट पे गए और मॉड्यूल पे गए। मैं यहाँ पर हेलो वर्ड लिखूंगा 2 या 3 बार विद द हेल्प ऑफ वाइल ब्लॉक। सब लिखा, यहाँ लिखा मैंने वाइल लूप पहला एग्जांपल, और सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और इसको मैं 1 से स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पर वाइल लिखा लेस देन इक्वल टू 3 करूंगा। इसको बंद भी करना होता है तो वाइल एंड करके लिखते हैं इसको, और इसके अंदर अपना जो भी लॉजिक है वो लगाता हूँ। तो मैंने मैसेज बॉक्स में जाके लिख दिया हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड वहां पे प्रिंट हो जाएगा मेरा मैसेज बॉक्स के अंदर। अभी मैसेज बॉक्स 3 बार आने वाला है, लेकिन मैं स्टेप को आगे बढ़ाऊंगा, हर बार आई के अंदर एक जुड़ता रहे, ये कोड हमारा फायर हो जाएगा। अब मैं इस कोड को फायर करता हूँ। ये पहला मैसेज बॉक्स आया हेलो वर्ल्ड, ये दूसरा आया, ये तीसरा आया। अब यही मैसेज जो है ना मुझे यहाँ लिखना है बगल में, हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड 3 बार यहाँ पे आ जाए। तो करना क्या है, मैसेज बॉक्स को तो कमेंट करते हैं, मुझे टारगेट किसको करना है, सेल को करना है। तो मैंने लिखा सेल्स। अब टारगेट करूंगा तो इसको मैं बोलूंगा 1,2, तो मैंने लिखा 1,2, और क्या लिखना है उसमें, वैल्यू लिखनी है। वैल्यू क्या लिखनी है, हेलो वर्ल्ड। अगर मैं इस कोड को फायर करूंगा तो इसी सेल में हेलो वर्ल्ड को 3 बार लिखेगा, इसी सेम सेल में। तो मैं चाहता हूँ ये वैल्यू बदले अपनी, तो आई की आई लिख देते हैं यहाँ पर। तो आई हर बार बदलता रहेगा, 1 अगली बार 2 अगली बार 3, तो हमारी रो बदलती रहेगी और हमारा काम हो जाएगा। नाउ फायर, जैसे ही मैं फायर करूंगा तीनों सेल में वैल्यू आपको एक साथ दिखाई देंगी। आ गया हेलो वर्ल्ड, डॉट इट कंप्लीट यहाँ तक। अच्छा, तो इसी तरीके से लूप आपका चलेगा, उल्टा चलाओ सीधा चलाओ, जो मर्जी काम करना है यू कैन डू दिस। हाँ, तो आप में से किसी ऑनलाइन में आपने किया है तो मुझे कैसे पता चलेगा आपने क्या किया है? चैट विंडो पे कोड को ट्रांसफर करो। ऐसे लिखने में टाइम लगेगा, कोड होगा मैं कॉपी करूंगा पेस्ट मारूंगा देन फिनिश। चैट में लिखना पड़ेगा फिर भी। कोड कितना बड़ा है, छोटा है कि बड़ा होना है? आप मेरे को व्हाट्सएप करो, करिए व्हाट्सएप। हाँ, आप मेरे को फोटो भेजो, आई विल जस्ट चेक इट। कंट्रोल आर, ये हमने मॉड्यूल बनाया था 6 नंबर पे, ये था मॉड्यूल, 20 से 1 की गिनतियां चल रही थी। अभी चेक कर लेते हैं कि आपके कुलीग ने कैसा बनाया उसे। हाँ, मैं भी आया जस्ट। एट टू एट खुलने दो, अभी तो लोड ही हो रही है फोटो। ग्रुप में डाल दो, मेरी तो खुली नहीं, कोई बच्चा देख के बता देगा। आ गया। अच्छा, आपने जो लिखा है मैं आपके कोड को यहाँ फायर करता हूँ, तो आपने क्या क्या चीजें लिखी हैं इसमें, पूरा कोड तो नहीं उतारूंगा, यहीं से देखते हैं। आपने एक फ्लैग का इस्तेमाल किया है, 1 से इनिशियलाइज किया है, लूपिंग को आपने सेम चलाया है, सेल्स में जाके आपने फ्लैग को लिख दिया है, तो ये 1 हो जाएगा। वेरी गुड, यही मेरे दिमाग में लॉजिक आ रहा था। तो ये 1 हो जाएगा, 1,1, और वैल्यू वहां पर जाती रहेगी। फ्लैग की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देना, शाबाश। यहाँ पर फ्लैग की वैल्यू को आपको इंक्रीमेंट कर देना है, बहुत बढ़िया। देखो सिंपल सा लॉजिक है यार, रो की वैल्यू मैंने यहाँ फ्लैग में 1 डाल दी, तो ये क्या हो जाएगा 1,1। आई की वैल्यू क्या आएगी, 20 आएगी, तो 1,1 में 20 चला जाएगा। फ्लैग बढ़ता रहेगा, आई कम होता रहेगा, सीधी सी बात है। फ्लैग की वैल्यू बढ़ती रहेगी, 1 2 3 4 5, आई वहां से कम होता रहेगा, 19 18 17। सो व्हेन आई एग्जीक्यूट इट विल रिवर्स द वैल्यू। सो दैट इज द लॉजिक। और जो पाइथन के बच्चे ने पाइथन कर रखा है, उनका तो लॉजिक ऐसे आना चाहिए, भड़ आना चाहिए दिमाग से, तुरंत कूद कूद के आना चाहिए। तो कुछ नहीं है, छोटे मोटे लॉजिक होते हैं। चलिए मैं इसमें कुछ कोड आपको देता हूँ। हो गया लगता है 11:30। बच्चे कैसे आ रहे हैं इसमें ऑनलाइन? अच्छा, चलिए मैं इसमें कुछ अब टास्क दे देता हूँ आपको। लूपिंग हमारा हो गया है, तो मैं यहीं पर देता हूँ, प्रोग्राम की नकल मत करना। मैं टास्क आएगा, प्रोग्राम ऊपर पढ़ना, नीचे का कोड मत लेना। देखो काउंटर ठीक है, टेबल का ले लो एक प्रोग्राम, टेबल प्रिंट करनी है शीट के अंदर। कोई भी नंबर हम डालें, यूजर से लेंगे नंबर, और जो भी नंबर हम यूजर से लेंगे उसकी टेबल शीट में प्रिंट हो जानी चाहिए। यूजर से नंबर लेना आपको आता है इनपुट बॉक्स, तो जो भी नंबर आपने यूजर से लिया उसकी टेबल शीट में प्रिंट करें सेल के अंदर। दूसरा टास्क, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द काउंटिंग इन द कॉलम एंड इन अ मल्टीपल शीट एट अ टाइम। बहुत बढ़िया। आपको गिनतियां प्रिंट करनी है, कैसे? एक शीट में गिनतियां प्रिंट करनी है 1 से 10 तक। ए वाला जो कॉलम होता है उसमें 1 से 10, और जो बी वाला कॉलम है उसमें प्रिंट करनी है 11 से 20। समझ में आ रही है?
ऐसा हो सकता है कोई टीचर आपको बोल दे 1 से 100 तक गिनतियां प्रिंट करो 10-10 की बना के, तो अभी फिलहाल 2 का करना है आपको, 1 से 10 देन 11 से 20, ये आपका दूसरा टास्क। तीसरा टास्क देखिए, लूपिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है वो मैंने बता दिया, अब प्रैक्टिस आप लोगों की है, आप लोगों के ऊपर आता है, आपके स्टूडेंट हो तो करके दिखाओ। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले ऑल द इवन नंबर फ्रॉम 1 to 100 ऑन अ शीट। 1 से 100 की गिनती में आने वाले जितने भी इवन नंबर्स हैं उनको शीट में डालें, ठीक है, हाँ प्रिंट करें शीट के अंदर। कई बच्चे ऐसे करते हैं, दूसरे सेल में 2 आ जाता है, चौथे सेल में 4 आ जाता है, ऐसे नहीं, सीधा लिखना है 2 4 6 8 10 ऐसे करके। अगला सवाल, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले ऑल द इवन एंड ऑड नंबर इन द 2 डिफरेंट कॉलम टू ईच अदर। बहुत ही सिंपल है, मान लीजिए मैंने लिखा 1 से 100, तो पहले वाले कॉलम में नंबर आ जाए जितने भी इवन है, ए वाले कॉलम में सारे इवन नंबर आ जाएं, बी वाले कॉलम में सारे ऑड नंबर आ जाएं। एक ही प्रोग्राम बना के करना है, 2 अलग से प्रोग्राम नहीं बनेंगे। लॉजिक सारे लिखे हैं, देखो कोड वर्ड सारे हैं, बट आप लगाएं ना अपना दिमाग। अच्छा नेक्स्ट सवाल, फाइबोनाची की सीरीज प्रिंट करके दिखाएं शीट के अंदर। देखो फाइबोनाची की सीरीज क्या होती है, फाइबोनाची की सीरीज के पहले 2 नंबर फिक्स होते हैं 0 एंड 1, उसके बाद के जो नंबर होते हैं वो अपने लास्ट के 2 नंबर के ऐड होते हैं। आप ध्यान से देखिए, अगला नंबर 1 आ रहा है, अगला नंबर 2 आ रहा है, अगला नंबर 3 आ रहा है, अगला नंबर 5 आ रहा है, लास्ट के 2 एडजेसेंट नंबर होते हैं, उनका एडिशन उसका नेक्स्ट नंबर होता है। अगर मैं आपसे पूछूं सीरीज का अगला नंबर क्या होगा तो आप क्या बोलेंगे, कितना होता है 55, है ना, सो द नेक्स्ट नंबर विल बी द 55। अब ये फाइबोनाची की सीरीज कितने नंबर की है, काउंट करो शुरू से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हो सकता है कोई डेवलपर आपको बोले फाइबोनाची की सीरीज प्रिंट करो 20 नंबरों की, फाइबोनाची की सीरीज प्रिंट करो 1000 नंबरों की, तो अब ऐसे काउंट करके नहीं करना ना, कोड बना दो लॉजिक से और कोड बना के फायर करना है। तो आपको ऐसे 10 सीरीज का फाइबोनाची की सीरीज का कोड बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं लूपिंग हमारा फिनिश हो जाता है। तो आज का सेशन हमारा एंड होता है, नेक्स्ट सेशन में देखेंगे अगला टॉपिक।